Okay, welcome students. Welcome to the our new lecture in our lecture series of RPSC program exam preparation. तो कल हमने नॉर्मलाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या एनॉमलीज आती हैं जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करना होता है वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन यूज करने या नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले कि क्या 1NF होता है, 2NF होता है, 3NF होता है, उससे पहले हमें थोड़ा फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस पे से भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे ताकि हमें जब हम नॉर्मलाइजेशन के डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा समझ में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है। सपोज एक रिलेशन है R और उसके एट्रीब्यूट सेट्स हैं X एंड Y। ठीक है, सो X एंड Y बिलोंग्स टू R और एट्रीब्यूट सेट्स में इसके अंदर दो रिकॉर्ड्स हैं T1 और T2। इसका मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो, X और Y दो एट्रीब्यूट हैं और इनके रिकॉर्ड्स हैं T1 एंड T2। ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, R नाम से इसका रिलेशन है। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं, X इज फंक्शनली डिपेंडेंट टू Y। ये जो रिलेशन है ये कब होगा, जब T1.x इज इक्वल टू T2.x। ठीक है, एंड देन T1.y इज इक्वल टू T2.y। ठीक है, जो दो रिकॉर्ड्स हैं इसको इस तरीके से समझ लो, ये इनकी वैल्यूज नहीं है, बेसिकली ये इधर आ जाएंगे T1 एंड T2, है ना। तो ये T1.x इज इक्वल टू T2.x एंड T1.y इज इक्वल टू T2.y। इसको ऐसे समझते, देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमें क्या है, X और Y दो एट्रीब्यूट्स हैं और दो रिकॉर्ड्स हैं इनके T1 एंड T2। ठीक है, हम कह रहे हैं कि X जो है इस फंक्शन डिपेंडेंट टू Y या फिर X इज टेंड्स टू Y कब होगा, जब T1.x T2.x के इक्वल होगा और T1.y T2.y के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे बोल सकते हो, जैसे ये वाला देखो, SID टू SNAME एंड एज, ये हो सकता है। ठीक है, CID टू CNAME एंड ड्यूरेशन, ये किस तरीके से, क्योंकि प्राइमरी की है और इसमें क्या है X टेंड्स टू Y का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं इस रिकॉर्ड की, ठीक है, SNAME और एज इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से CID जो है इसको यूनिकली डिफाइन करेगा, लेकिन अगर मैं SNAME से SID बोलूं तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि SNAME जो है, नेम तो सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक और ए हो गया, लेकिन उसका ये एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो S6 है, तो ये दोनों वैल्यूज तो सेम नहीं हो रही, तो उस केस में SNAME टेंड्स टू SID नहीं हो सकता। जबकि SID जैसे सपोज हम अब S1 यहाँ लें चाहे हम यहाँ पे ले, हमेशा जो इसका स्टूडेंट नेम है वो ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, या फिर उसकी जो एज है वो 20 रहेगी, तो ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तो ये इसको एसोसिएट कर सकती है। लेकिन एस नेम टू SID नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एस नेम देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे आईडी आपकी S6 और यहाँ पे है S1, तो ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, इसलिए ये डिपेंडेंसी नहीं होंगी। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे तीन टाइप्स की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको किस तरीके से बोलेंगे हम, फॉर ईच X वैल्यू देयर एग्जिस्ट यूनिक Y वैल्यू, तो यहाँ पे फॉर ईच SID देयर एग्जिस्ट यूनिक SNAME एंड एज। इसी तरीके से फॉर ईच CID देयर एग्जिस्ट यूनिक CNAME एंड ड्यूरेशन, कोर्स नेम एंड ड्यूरेशन। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी तीन टाइप की होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल एंड सेमी नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम बात करें तो वो क्या होता है, अगर X जो है वो सुपरसेट है Y का, तो X टेंड्स टू Y जो हो गई ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। X इज अ सुपरसेट ऑफ Y, तो आई थिंक ये सबको पता होगा। जैसे सपोज Y एक है जिसके अंदर है हमारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज A एंड B, ठीक है, और सपोज जो X है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हैं A B C, तो X जो है इसमें Y का सुपरसेट हो गया। क्यों, क्योंकि X के अंदर Y की तो वैल्यूज हैं ही, उसके अलावा अपनी भी एडिशनल वैल्यूज हैं। तो इसको हम किस तरह से बताएंगे, जैसे देखो
x टेंड्स टू y ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि देखो ये वाली ट्रिवियल होगी क्योंकि SID टू SID अपना ही सुपर सेट है, SID टू SID S नेम एंड SID, तो ये y SID हो गया और ये x हो गया आपका SID S नेम, तो ये भी सुपर सेट बन जाएगा क्योंकि ये y की वैल्यूज को कंटेन करके रख रहा है। इसी तरीके से SID S नेम टेंड्स टू S नेम, तो ये भी आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, तो उस केस में ये भी इसका सुपर सेट हो जाएगा, तो ये भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसमें अगर आप x और y का इंटरसेक्शन करो, ठीक है, तो y की सारी वैल्यूज आपकी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो रिलेशन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसको आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? x tends to y is non-trivial if no common attribute in x y attribute sets, ठीक है। अगर x और y के अंदर, यानी कि अगर x और y का मैं इंटरसेक्शन करूं, x और y का अगर इंटरसेक्शन हो तो हमें एम्प्टी सेट मिलना चाहिए, तो उस केस में x टेंड्स टू y किस तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी? नॉन ट्रिवियल। जैसे देखो SID टू S नेम, बट इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि आप फिर सारे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लो, जो वैलिड होंगी वो ही नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मानी जाएगी। जैसे देखो SID टू S नेम इज अ वैलिड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्यों? क्योंकि SID यूनिकली S नेम को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हम देखें कि S नेम टू SID, तो S नेम टू SID इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा। लेकिन क्या S नेम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है SID को? नहीं कर सकता, तो उस केस में ये आपकी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इंप्लाइड नहीं होगी आपके रिलेशन में। इसी तरीके से जैसे CID कोर्स ID जो है वो एक हर कोर्स नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन क्या रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? नो, कोर्स नेम क्या हो, सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन सपोज कोई ईयर्स अलग अलग हो गए किसी के, तो कोर्स आईडी उन्होंने चेंज कर दी, तो कोर्स आईडी जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगी कोर्स नेम से, तो उस केस में ये भी आपकी नॉट इम्प्लाइड, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है, लेकिन ये इम्प्लाइड हो रही है नहीं हो रही है आपके रिलेशन में, वो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। लेकिन हमेशा देखो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा एप्लीकेबल होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आप सुपर सेट की बात करते हो, इसके अंदर आप इंटरसेक्शन प्लस वैलिड रिलेशन की वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हो। अब थर्ड होती है आपकी सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये कॉम्बिनेशन होती है आपकी ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल का। जैसे देखो एक हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है SID टू SID एंड S नेम, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या कर सकते हैं? SID टू SID हो सकता है और एक SID टू S नेम हो सकता है, तो ये आपकी ट्रिवियल हो गई, ठीक है, क्योंकि सुपर सेट है, और SID टू S नेम ये आपकी नॉन ट्रिवियल हो गई क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है और एवरी SID यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट नेम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपको एक एट्रीब्यूट सेट दे रखा है X एंड Y, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि X टेंड्स टू Y सही है क्या X टेंड्स टू Y फंक्शनल डिपेंडेंसी हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पे X1 से Y1 आ रहा है, ये X1 से Y1 है और ये भी X1 से Y1 है। यहाँ पे क्या है? X2 से Y2 है एंड X3 से भी Y2 है, तो यहाँ पे जो X है वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपकी Y वैल्यूज को, तो X टेंड्स टू Y तो इम्प्लाइड हो सकती है इसमें नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन इसका रिवर्स हो सकता है क्या? रिवर्स में देखो अगर y1 की जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज को बता रही है x1 x1 x1, तो ये तो ठीक है, लेकिन जो y2 है उसके वैल्यूज पे x की वैल्यूज आपकी यूनिक नहीं आ रही, एक जगह x2 आ रही है और एक जगह x3 आ रही है, तो उस केस में आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, है ना, तो उस केस में आपका y टेंड्स टू x जो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो अप्लाइड नहीं होगी। यहाँ पे भी अगर सेम चीज देखो तो x1 से y1 ठीक है, x2 से y2 ये भी ठीक है, x3 से y2 ये भी ठीक है, और x4 से y1, यहाँ पे x टेंड्स टू y तो इम्प्लाई हो रही है क्योंकि हर x पे यूनिकली y डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर y टेंड्स टू x की हम बात करें, y टेंड्स टू x, तो क्या हो जाएगा? y से इधर x जाएंगे तो ठीक है x1 आ रहा है, y2 से x2 आ रहा है, बट y2 से x3 भी आ रहा है, तो वापस यही एम्बिग्यूटी आ गई। और यहाँ पे आप देखो तो y1 पे भी एम्बिग्यूटी आ रही है x1 और x4 की,
ठीक है, तो y टेंड्स टू x इम्प्लाई नहीं होगा, बिग नो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं इसमें जिनके आप निकाल सकते हो। जैसे मैं एक ही वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। इसमें भी आप देखो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे लिख लो। लेकिन अच्छा अब देखो ये बात आएगी कि इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कॉम्बिनेशंस हम ट्राई कैसे करें। तो हमारा जो एग्जाम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई नहीं करने, वहां पे आपको बस वो ही कॉम्बिनेशंस ट्राई करने जो पॉसिबिलिटी जो ऑप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दे रखा होता है, सपोज एक A टेंड्स टू B दिया हुआ होता है। मैं इसमें बताती हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज ऑप्शन में एक A टेंड्स टू B दिया होता कि ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी चेक करो, एक C टेंड्स टू AB दिया होता, एक आपका BC टेंड्स टू A दिया होता और एक AC टेंड्स टू B। अब ये कह रहे हैं A टेंड्स टू B, ये कब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, अगर हर पे यूनिक वैल्यू आपकी डिफाइन होगी। तो 1 से 2 ठीक है, लेकिन आपको बस फाइंड आउट करना है कि A की जो रिपीटेड वैल्यूज हैं, सेम सेम वैल्यूज, जैसे 2 सेम वैल्यूज है, इस पे आपकी B सारे यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्या। 2 पे 1, 2 पे 3 नहीं हो रहा, तो बस ये वाला कैंसिल हो गया ऑप्शन। इसी तरीके से आप बात करें C टेंड्स टू AB, तो C के आप वैल्यूज देख लो पहले कि सेम सेम वैल्यूज कौन सी है, 1 1 1, और C से हम जाएंगे A और B पे। तो C के एक 1 पे तो वैल्यू आ रही है 1 2, दूसरे पे आ रही है 2 1 और तीसरे पे आ रही है 2 3। ये भी सारी अलग वैल्यूज है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब अगर हम बात करें हमारे फोर्थ ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन है आपका AC टेंड्स टू B। तो AC के जो डुप्लीकेट वैल्यूज है पहले वो आप देख लो, 2 and 1, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा 2 and 1, ये दोनों डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। लेकिन AC टेंड्स टू B पे एक वैल्यू तो आ रही है आपकी 1 और एक वैल्यू आ रही है आपकी 3, ये भी अगेन डिफरेंट वैल्यूज है, यूनिक वैल्यू नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। अब है नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 ऑप्शन हो गए हमारे, क्रॉस हो गए, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सही होगा, बट फिर भी ये मैं एक बार आपको चेक करके बता देती हूँ। अब क्या है आपके पास B C, तो B और C के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कोई भी रिपीटेड वैल्यू है क्या। सबसे पहले 2 1 1 1 3 1 4 2 एंड 3 3, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली वैल्यू सारी यूनिक ही आनी है, तो ये तो एक वैलिड नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर AB टेंड्स टू C का मैं बताऊं तो AB टेंड्स टू में भी 1 2 2 1 2 3 2 4 3 3 सारी वैल्यूज यूनिक है, तो ये भी एक तरीके से नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने नहीं बैठना है, अगर एग्जाम में आता है तो हमें जो ऑप्शंस में दे रखी है उन्हीं पॉसिबिलिटीज को क्रॉस वेरीफाई करना है और क्वेश्चंस ऑप्शंस को क्रॉस मार्क करते जाना है जो भी गलत हो। अब है फंक्शनल डिपेंडेंसीज में एक आती है आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज। आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज से आप फंक्शनल डिपेंडेंसी में रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है x टेंड्स टू x, इसे हम ट्रिवियल भी बोलते हैं और ये हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि सपोज मैं स्टूडेंट आईडी को ही फंक्शनल डिपेंडेंसी बताऊं तो ये तो हमेशा सही होगा, क्योंकि खुद का रिफ्लेक्शन तो खुद का ही आएगा इसमें। जैसे मिरर में अगर हम खुद को देखते हैं तो हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखता है हमें, तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, अगर x टेंड्स टू y है और y टेंड्स टू z है तो x टेंड्स टू z होगा। ये एक तरीके से मैथ के जो रूल्स होते हैं वो ये यहाँ पे भी लग रहे हैं कि a टेंड्स टू b है, b टेंड्स टू c है तो a टेंड्स टू c होगा। ऑगमेंटेशन में ये है कि अगर x टेंड्स टू y है और अगर आप एक नया एट्रीब्यूट दोनों तरफ ऑगमेंटेड करते हो तो वो वैलिड है, जैसे x z टेंड्स टू y z। स्प्लिटिंग में देखो, अगर x टेंड्स टू y z है तो इसको आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो, दो पार्ट्स में, x टेंड्स टू y एंड x टेंड्स टू z। नेक्स्ट इज मर्जिंग। मर्जिंग में क्या है कि जैसे अगर एक तो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y और दूसरी है x टेंड्स टू z, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x टेंड्स टू y z। ठीक है, लेकिन देखो ये x टेंड्स टू y z तो लिख सकते हैं, बट इसको नहीं डिकम्पोज कर सकते हो कि a b टेंड्स टू c है तो इसको a टेंड्स टू c एंड b टेंड्स टू c कर दिया, ये गलत है। ठीक है, नॉट इक्वल। जबकि a टेंड्स टू b c है तो इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो a टेंड्स टू b एंड a टेंड्स टू c। तो ये कुछ 5 आर्मस्ट्रांग प्रॉपर्टीज हैं, ये काम आती है जब हम एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। अब नया टॉपिक आ गया कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है। तो एट्रीब्यूट क्लोजर होता है, किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स व्हिच इज डिटरमाइंड बाय दैट एट्रीब्यूट सेट।
मतलब कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम कितने एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं वो कहलाता है उसका एट्रीब्यूट क्लोजर। तो इसको हम कैसे बताएंगे, जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, f इज इक्वल टू ए बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी, बी डी टेंस टू ई एंड ई टेंस टू एफ। अब आपसे पूछा है कि एट्रीब्यूट ए और बी को अगर मैं साथ में लेके क्लोजर बनाना चाहूँ तो उसका क्लोजर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे काम आएंगे आपकी ये आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज में हम देखें तो रिफ्लेक्सिविटी हमेशा ट्रू होगी। तो अगर ए बी का क्लोजर मैं देखूं तो यहाँ पे ए बी का क्लोजर देखें तो ए और बी तो आएंगे ही, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी है ना, खुद का रिफ्लेक्शन तो दिखेगा, इसलिए ए और बी तो इनके क्लोजर में इंक्लूड हो गई। अब हम जाएंगे जो क्वेश्चन में हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या दे रखी है, ए बी टेंस टू सी, यानी ए और बी मर्ज होके किसको बता रहे हैं, सी को। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी भी आ जाएगा, कॉमा सी। अब देखो तीन आ गए, ए बी एंड सी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस सेट के अंदर ए बी और सी तो आ ही गए, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ए बी और सी आ गए। अब सी से आपके पास डी भी रिलेट कर रहा है, सी इज ऑल्सो टेंस टू डी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हम चलते हैं बी डी टेंस टू ई। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हमारे एट्रीब्यूट क्लोजर में आ रहे हैं, तो बी और डी एट्रीब्यूट क्लोजर में आ रहे हैं, इसलिए बी डी टेंस टू क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी टेंस टू ई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, ई टेंस टू एफ। तो हमें देखना है कि अगर ई एट्रीब्यूट क्लोजर के अंदर एट्रीब्यूट आ रहा है तो एफ भी आएगा। तो हम देखते हैं ई आ रहा है हमारे इसमें, हाँ आ रहा है, तो ये जाएगा आपका। इसका मतलब ए बी का क्लोजर क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखो बी और सी के एट्रीब्यूट क्लोजर की हम बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी के कारण बी और सी तो आएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सी टेंस टू डी। तो सी टेंस टू डी क्योंकि सी अपने एट्रीब्यूट क्लोजर में आ चुका है, इसलिए लेफ्ट वाले को हमें देखना है, ठीक है। तो सी टेंस टू डी, इसलिए डी भी आ जाएगा। नेक्स्ट है बी डी टेंस टू ई। तो आपको देखना है लेफ्ट साइड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे एट्रीब्यूट क्लोजर में आ चुके हैं क्या, तो बी एंड डी आ चुका है, इसलिए ई भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है ई टेंस टू एफ। तो उस केस में क्या हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट में ई को हमें देखना है, तो ई हमारे इसमें है, इसलिए यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ। अब जैसे ए डी का अगर एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना है, ठीक है, तो ए डी की रिफ्लेक्सिविटी के कारण ए और डी आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है ए बी टेंस टू सी। तो हमें देखना है कि लेफ्ट साइड में ए और बी है, तो एट्रीब्यूट क्लोजर में ये दोनों आने चाहिए तो ही आप सी को इंक्लूड कर पाओगे, लेकिन ए और बी, ए तो इंक्लूड है बट बी नहीं है ना, इसलिए सी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट आप कह रहे हो सी टेंस टू डी, तो सी भी लेफ्ट हैंड साइड में है और ये एट्रीब्यूट लेकिन आपके एट्रीब्यूट क्लोजर में नहीं है, इसलिए ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट है बी डी टेंस टू ई, यानी कि बी और डी दोनों आने चाहिए आपके एट्रीब्यूट क्लोजर के अंदर, तो हम ई को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डी है लेकिन बी नहीं है, इसलिए ये ई भी नहीं आएगा। और ई टेंस टू एफ में ई आना चाहिए, तो ई भी हमारे एट्रीब्यूट क्लोजर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं, एफ भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया हो सबको कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कैसे एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका सुपर की का। सुपर की कौन सी, कोई भी एट्रीब्यूट क्लोजर का सुपर की कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, लेट आर बी अ रिलेशन स्कीमा एंड एक्स बी द सेम सम एट्रीब्यूट सेट ऑफ आर, ठीक है। अगर कोई भी एट्रीब्यूट सेट का क्लोजर सारे जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स है उस फंक्शन उस रिलेशन के अंदर उनको डिटरमाइन कर लेते हैं, तो वो एट्रीब्यूट क्लोजर का जो एट्रीब्यूट सेट है वो कहलाएगी उसकी सुपर की। इफ एक्स प्लस डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर देन एक्स इज कॉल्ड अ सुपर की ऑफ आर। तो हमारे इस केस में सुपर की क्या हो जाएगी, ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर। क्यों, क्योंकि ए बी
जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट सेट है जो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है। ठीक है, जबकि देखो बी सी नहीं होगा क्योंकि ए मिसिंग है, और ए डी भी नहीं होगा क्योंकि बी सी ई और एफ मिसिंग है। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम्पल था उस केस में हमारी सुपर की क्या हो जाएगी, ए एंड बी का सेट। अब है इसमें क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ये क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगी। अब देखो इसी में सुपर की के अलावा एक कैंडिडेट की भी होती है, तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, अब मिनिमल सुपर की। ये हमने पढ़ाई था कि जो प्रॉपर सबसेट होता है सुपर की का, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई कर सके या डिटरमाइन कर सके सारे एट्रीब्यूट्स को रिलेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर की। या फिर हमने एक सुपर की का फॉर्मूला भी देखा था हमारे पिछले लेक्चर में, वो क्या होता है, सुपर की का फॉर्मूला क्या होता था, कैंडिडेट की और यूनियन विद द अदर एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है तो मिनिमल जो सुपर की है, यानी कि जो सिर्फ उतना सेट जो कि आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर एट्रीब्यूट्स को, उसे हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा, एक्स इज अ कैंडिडेट की ऑफ आर इफ एक्स शुड बी अ सुपर की, और कोई भी उस सुपर की का प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ए बी सुपर की है ना, ठीक है, अगर मैं ए बी और सी एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करती तो भी मेरा ए बी सी डी ई एफ आ जाता। अगर मैं ए बी सी एंड डी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करती, इसका एट्रीब्यूट क्लोजर तो आ ही रहा है हमारा, है ना, सारे एट्रीब्यूट, इसका भी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और इसके भी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, तो तीनों ही सुपर की हैं। ठीक है, ये तीनों ही सुपर की हैं, लेकिन इनमें से कैंडिडेट की कौन सी होगी, जो मिनिमल सुपर की होगी। मिनिमल सुपर की का मतलब कि जिसका प्रॉपर जो सबसेट है वो कोई सुपर की ना हो। तो अगर ए बी सी का हम प्रॉपर सबसेट देखें तो ए बी सी का एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा आपका ए बी, लेकिन ए बी सुपर की है, इसलिए ए बी सी आपकी कैंडिडेट की नहीं होगी। इसी तरीके से ए बी सी डी का अगर प्रॉपर सबसेट देखें तो इसका भी एक प्रॉपर सबसेट ए बी बन जाएगा, तो ये भी एक कैंडिडेट की नहीं हो सकती। लेकिन ए और बी का प्रॉपर सबसेट क्या होगा, आइदर ए एंड बी, और इस केस में अगर आप ए और बी का एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो वो एक सुपर की नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल ए जो है यहाँ पे, ठीक है, वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं डिटरमाइन कर पा रहा, और सिंगल बी जो है वो भी सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सिर्फ ए लेंगे तो ए का एट्रीब्यूट क्लोजर ए ही आएगा, और बी लोगे तो सिर्फ बी का एट्रीब्यूट क्लोजर बी ही आएगा। तो उस केस में ये दोनों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो इसका प्रॉपर सबसेट, कोई भी इसका प्रॉपर सबसेट आपका सुपर की नहीं है। तो इस केस में आपकी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, इसमें आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी ए एंड बी का सेट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो कैंडिडेट की और सुपर की डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए इसने क्वेश्चन, वो इस ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को ही इसने सॉल्व किया है। यहाँ पे इसने बस एफ एट्रीब्यूट नहीं लिया, तो इसके एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर अगर हम ले तो ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर में ए बी तो आएगा ही, ए बी से सी डिटरमाइन हो रहा है तो सी भी आएगा, सी से डी डिटरमाइन हो रहा है तो डी आएगा, और बी से ई डिटरमाइन हो रहा है और बी हमारे एट्रीब्यूट क्लोजर में, इसलिए ई भी आ जाएगा। तो ए बी आपकी क्या बन गई, सुपर की। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी जो है वो क्या कैंडिडेट की भी है, उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे इसके प्रॉपर सबसेट। तो इसका प्रॉपर सबसेट एक तो हो जाएगा ए क्लोजर और एक हो जाएगा बी का क्लोजर। तो ए का क्लोजर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो सिर्फ ए ही आएगा क्योंकि और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं आ रही। इसी तरीके से बी का क्लोजर फाइंड आउट करोगे तो बी एंड बी टेंड्स टू ई दोनों आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बी कॉमा ई। ठीक है, लेकिन दोनों ही सुपर की नहीं बना रहे, इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो हमारी कैंडिडेट की है। इसी तरीके से मैंने और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं जो आप इसमें समझ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि सारे कवर करने से क्या होगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और वो थोड़ा सा फिर बोरिंग फेज में चला जाएगा। इसलिए अगर किसी को भी क्वेश्चन चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं थोड़ा सा इसमें टारगेट रख रही हूँ कि थोड़ा 100 लाइक्स तक आए। अगर 100 लाइक्स तक आते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी और मैं इसके क्वेश्चंस का एक अलग से सेट बना के भी शेयर कर दूंगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर माय चैनल, सो इट विल मोटिवेट मी। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो हमारे एग्जाम में आ पाएंगे, वो मैं इसके अंदर आपको शेयर करके
दे दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कर रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और होती है, R be a relation schema non-trivial functional dependency over R with Y is a prime attribute then R consists more than one candidate की। इसका मतलब क्या है, R जो है एक ऐसा रिलेशन स्कीमा है जिसके अंदर X टेंड्स टू Y एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नॉन ट्रिवियल मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। विथ Y इज अ प्राइम एट्रीब्यूट। अब मैंने बताया था प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कैंडिडेट की जिन एट्रीब्यूट से मिलके बनी होती है वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की में इंक्लूड नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, या फिर हम इनको की एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y प्राइम एट्रीब्यूट होगा तो अगर y के साथ आप किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर लोगे तो वो सारे भी आपके सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज पॉसिबल होंगी, ठीक है। और प्राइम एट्रीब्यूट ना प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखो R ऑफ A B C D E F दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की है B E, ठीक है। तो इसके प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, B एंड E, ठीक है। अब हमें देखना है कि B और E जो है वो कहीं पे भी राइट हैंड साइड में रिलेशन में आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे D आ रहा है, C आ रहा है, F आ रहा है और A आ रहा है, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, ठीक है। तो उस केस में आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट की होगी। तो ये फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है कि क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कितनी इसकी कैंडिडेट कीज हैं और वहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपने जैसे एक कैंडिडेट की निकाल ली तो आपको सिंपल बस उसका प्राइम एट्रीब्यूट चेक करना है। अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है, और अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो उसकी एक ही कैंडिडेट की होगी। इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन भी दे रखा है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये देखो इसके भी मैंने कर रखे हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस ना थोड़े से आप ये समझ लो आरपीसी प्रोग्रामर लेवल के ही हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बनेगी और इसमें आप उतना इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि इसमें याद रखने की कोई चीज नहीं है। बहुत सिंपल से कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं और आप फाइंड आउट करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है, उनकी सुपर कीज क्या है, कैंडिडेट कीज क्या है, और इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो आई होप आज वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ भी आया हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं टारगेट रख रही हूँ मेरे इस लेक्चर के लिए 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पूरा नोट्स भी शेयर कर दूंगी, प्लस इसके क्वेश्चंस का भी सेट विद सॉल्यूशंस आप लोगों को शेयर कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।